अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हम लोग करने वाले हैं Redmi Note 10 का फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू। जितने भी आप लोगों की तरफ से मुझे चीज़ें पूछी गई हैं Redmi Note 10 के रिलेटेड सारी की सारी मैं क्लियर कर दूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि फ़ोन के अंदर घुसकर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी होती हैं सारी की सारी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर स्टैंड करी है। वैसे जब मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं पूरी डेडिकेटेड एक गेमिंग वीडियो बनाऊँगा। इसके कैमरास को हम लोग डेडिकेटेड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, प्लस इसका जो डिस्प्ले है उसके फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अनबॉक्सिंग वाली वीडियो के अगले दिन ही मुझे हैवी किस्म का बुखार हो गया, मेरा गला बैठ गया, तो अनफॉर्चुनेटली हम वो सारी वीडियोस को नहीं बना सके। लेकिन इस वीडियो के अंदर सारी की सारी वो वाली चीज़ें भी आप लोगों के साथ में क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन के अंदर इंटरेस्टेड हो, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी तौर पर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बैक साइड के ऊपर में मिलता है प्लास्टिक का पैनल, जो कि ग्लास्टिक टाइप आप इसको कह लो, ग्लोसी टाइप की हमें लुक देखने को मिल जाती है बैक साइड के ऊपर, क्योंकि जो पैनल है वो कर्व्ड है, तो आपको हाथ के अंदर जो फील आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। और इसका जो बैक पैनल है उसका मटेरियल और जो क्वालिटी, जो लुक और फील है वो भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी प्रीमियम टाइप की हमें हैंड फील देखने को मिल रही होती है। बैक साइड के ऊपर जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं वो लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग अपने फिंगरप्रिंट्स को ईजिली क्लीन भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट के ऊपर हमें ग्रिला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो सका कहीं से भी कि इसके फ्रंट के ऊपर हमें ग्रिला ग्लास की कौन सी प्रोटेक्शन मिलती है। और फ्रंट के ऊपर में प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है 32,000 के प्राइस टैग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, काफ़ी अप टू द मार्क है। अब इस स्मार्टफोन के जो मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं उनके बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इस स्मार्टफोन के अंदर हमें जो वैल्यू एडेड फीचर्स मिलते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं इसके स्टीरियो स्पीकर्स की, तो हमें टॉप के ऊपर और नीचे दोनों साइड के ऊपर स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसको डिफरेंट कंडीशंस के अंदर चेकआउट किया है। अगर आप लोगों के साइलेंट रूम के अंदर हो तो आप लोगों को काफ़ी कमाल की क्वालिटी मिलती है। आपको थोड़ी बहुत बेस भी देखने को मिल जाती है। अगर आपके बैकग्राउंड के ऊपर टीवी वगैरह भी चल रहा है तो आपको जो समझ आएगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह आ जाएगी। इसके बाद हमें इसके अंदर डुअल माइक देखने को मिल जाता है। अब डुअल माइक का फायदा ये होता है कि जब आप लोग वीडियो वगैरह को शूट करते हो तो आपको जो ऑडियो की क्वालिटी कैप्चर होकर मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी स्टीरियो टाइप की मिल जाती है। तो जो डुअल माइक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर लगे हुए IR ब्लास्टर की, तो आप लोग में भी IR ब्लास्टर को यूज़ करते हो। मैं तो टीवी को देखता ही नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर वैल्यू एडेड IR ब्लास्टर का फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर लगी हुई लीनियर वाइब्रेशन मोटर की, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, आपको काफ़ी अच्छी तरह फीडबैक देती है। अब इस वाइब्रेशन मोटर को पहली दफ़ा जब मैंने एक्सपीरियंस किया था पोको X3 के अंदर, तो इसको अंडरस्टैंड करने के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। लेकिन तब से लेके भाई इस वाइब्रेशन मोटर की जो मुझे आदत है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है, काफ़ी अच्छी तरह आप लोगों को ये रिस्पॉन्स दे रही होती है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि इसका जो बैक पैनल है वाइब्रेशन मोटर की वजह से वो वाइब्रेट हो रहा है, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि पोको X3 के टाइम के ऊपर भी आप लोगों की तरफ से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था, जिसको मैंने खैर उस वीडियो के अंदर भी कवर कर दिया था। अब इसके अंदर जो लास्ट वैल्यू एडेड आपको चीज़ मिलती है, जो कि मे बी आप लोग अगर Xiaomi का कोई फ़ोन पहले से यूज़ कर रहे हो, जो कि है इसके अंदर हमें जो गूगल की एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल मिलती हैं। अब चूँकि छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन आप लोग इसको वैल्यू एडेड चीज़ कह सकते हो, क्योंकि आप लोगों को फिर गूगल की जो एप्लीकेशन है उनमें से कोई भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही थी वो वैल्यू एडेड चीज़ें। अब अगर हम लोग बात करते हैं मेन चीज़ों की, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके प्रोसेसर को, जो कि एक न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 678 11 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है। साथ में हमें जो GPU मिलता है वो एड्रीनो 612 का GPU प्रोवाइड किया गया है। अब इसको मैंने जब पहली दफ़ा टेस्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। जो ऐप्स की ओपनिंग और क्लोजिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं इसको एक्चुअल में टेस्ट करना चाह रहा था हैवी गेमिंग के साथ। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की, तो इसके ऊपर आप लोगों को 226,000 से प्लस का स्कोर देखने को मिल जाता है। इसके बाद जब मैंने इसके अंदर PUBG को टेस्ट किया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोगों को ये वाली ग्राफिक्स की सेटिंग मिलेंगी। इसके अंदर हमें PUBG को प्ले करने का ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम स्मूथ ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के ऊपर। इसके अलावा बैलेंस्ड ग्राफिक्स के साथ भी अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और HD ग्राफिक्स के साथ हम लोग इसके अंदर हाई फ्रेम रेट के ऊपर PUBG को प्ले कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात है PUBG के एक्सपीरियंस की, तो यार PUBG को जब मैंने पहले स्टार्ट किया तो PUBG क्रैश हो रही थी। इसके अंदर कोई MIUI को लेके इश्यूज आ रहे थे, लेकिन इसके अंदर मैंने फिर एक अपडेट आई उसको इंस्टॉल किया तो PUBG काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई थी। आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है PUBG के अंदर वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस फ़ोन की जो प्राइस है वो 32,000 है। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर हम लोग किसी भी फ़ोन को और को देख लेते हैं तो हमें जो परफॉर्मेंस मिल रही होती है PUBG की
उन सबको ये बीट कर देती है, क्योंकि मैंने इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स को टेस्ट किया है। थोड़ा बहुत हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाता है, आप लोगों को 30 से लेकर 40 फ्रेम्स के दरमियान PUBG को खेलने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप लोग कैजुअल गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको ये फ़ोन बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। प्लस इसके अंदर में जो एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कलर्स होते हैं PUBG के अंदर, जो ग्राफिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीट और क्लीन लग रहे होते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोसेसर के साथ PUBG की परफॉर्मेंस को लेके। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर लगी हुई मेमोरी की, तो आपको 4GB की रैम मिलती है जो कि LPDDR4X रैम है, साथ में 128GB की UFS 2.2 की स्टोरेज है। जो रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोग जहाँ पर ऐप्स को छोड़ के गए होते हो, जब आप लोग थोड़ी देर के बाद आते हो तो आप लोगों को वहीं पर मिलती हैं, मतलब कि जो ऐप्स होती हैं वो गायब नहीं हो जाती और ना ही वो दोबारा से रीलोड होती हैं या फिर रिफ्रेश होती हैं। ओवरऑल जो मेमोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर की, जो कि है इसका एमोलेड डिस्प्ले। इसके अंदर हमें Xiaomi ने प्रोवाइड किया 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ। अब एमोलेड डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन के अंदर जाने से पहले यहाँ पर इसका जो साइज़ है ना 6.4 इंच, उसको मैं थोड़ा सा प्रेज करना चाहूँगा भाई। काफ़ी ज़्यादा हैंडी सा साइज़ है। हम लोगों ने देखा है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज के डिस्प्ले के साइज़ हैं भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट को भी डिस्कस किया था कि कौन सा आइडियल साइज़ होना चाहिए, तो मोस्टली इसी रेंज के अंदर आप लोगों की तरफ से वोट आए थे। तो ये वाला जो साइज़ है भाई काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब कि बिल्कुल एक आप इसको परफेक्ट डिस्प्ले का साइज़ कह सकते हो। अगर हम बात करते हैं एमोलेड डिस्प्ले के फीचर्स की, तो इसके अंदर आप लोगों को 8 बिट की जो कलर रेंज है वो देखने को मिल जाती है। 700 निट्स की ब्राइटनेस है जो कि मैक्सिमम अप टू 1100 निट्स तक जाती है। इसके अलावा आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो वैल्यू एडेड फीचर्स होते हैं, रीडिंग मोड, नाइट मोड वगैरह, जो कलर्स को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सीधी भाई डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल की डिस्प्ले की क्वालिटी है। इससे पहले मैं Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहा था IPS LCD डिस्प्ले के साथ, उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर स्विच किया तो भाई मुझे काफ़ी एक स्मूथ टाइप का एक्सपीरियंस कह लो, मेरी आंखों को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है। क्योंकि जब आप लोग IPS LCD डिस्प्ले से किसी भी एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर जाते हो तो भाई एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है, जो कलर्स निकल के आते हैं डिस्प्ले के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप हो रहे होते हैं। जब आप लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो वगैरह को प्ले करते हो तो जो 8 बिट की वीडियो चलती है, वीडियो के अंदर भी आपको जो कलर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप हो रहे होते हैं। कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस स्मार्टफोन, तो भाई इस प्राइस रेंज के अंदर जो डिस्प्ले है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक ओवरकिल डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। और जहाँ तक बात है इसके व्यूइंग एंगल्स की, तो जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के। आप लोगों को किसी भी साइड से किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली हमें जो IPS LCD डिस्प्लेस के अंदर जो एजेस होते हैं, जहाँ से डिस्प्ले कट आउट हो रहा होता है या फिर ये जो पंच होल होता है, थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन टाइप की देखने को मिलती है, तो एमोलेड डिस्प्लेस के अंदर इस किस्म का कोई भी सीन नहीं होता। और जहाँ तक बात है इसकी ब्राइटनेस की, तो भाई आपको किसी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। आपको हर नॉर्मल जो बाहर की कंडीशन होती है उसके अंदर आपको जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। इवन कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो काफ़ी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन आप लोगों को कैमरे के अंदर होप्स हो कि जो डिस्प्ले वो अच्छी तरह क्लियरली तो ओपन नज़र आ रहा होगा। और इसके डिस्प्ले के रिलेटेड बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, इसके अंदर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। जब मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है तो भाई मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ था। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। आप लोग डिफरेंट जो एनिमेशंस होती हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो। जो आपको क्लॉक के ऑप्शन मिलते हैं, आप लोग क्लॉक्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आपने किस टाइप का जो क्लॉक है अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर यूज़ करना है। प्लस इसके अंदर हमें जो डबल टैप वेकअप स्क्रीन होता है उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और हमें जो रेज टू वेक का ऑप्शन होता है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी भाई फुल फील्ड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। आप लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस को कर सकते हो। अगर बात करते हैं हम लोग कैमराज की, तो फ्रंट के ऊपर में मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स हैं फ्रंट वाले कैमरे के अंदर और बैक वाले कैमरे के अंदर भाई वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मिल जाते हैं, काफ़ी फील्ड हैं। क्वालिटी की अगर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं तो अच्छी लाइट के अंदर जो फ्रंट वाला कैमरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी को कैप्चर करता है। आपको जो स्किन के कलर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेचर मिल जाते हैं। अगर आपके पिक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्स भी हैं तो सारे के सारे कलर्स को काफ़ी ज़्यादा नेचुरली ये कैप्चर कर रहा होता है। और जहाँ तक बात है फ्रंट के अंदर पोर्ट्रेट मोड की, तो जो एज डिटेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि ओवरऑल जो 13 मेगापिक्सल का सेंसर है
प्राइस के अकॉर्डिंगली काफ़ी डिसेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। बात करें वीडियो क्वालिटी की तो फ्रंट वाले कैमरे के साथ आप लोग 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं फ्रंट वाले कैमरे की जो वीडियो क्वालिटी है उसका सैंपल भी शेयर कर देता हूँ। तो यार ये वाली वीडियो Redmi Note 10 के फ्रंट वाले कैमरा से शूट हो रही है। 1080p के अंदर आप लोग क्वालिटी को देख सकते हो। मैंने मास्क इसलिए पहना है ताकि आपको जो कलर इसकी मैनेजमेंट है वो समझ आ सके। डिस्प्ले के ऊपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और जो लाइट की कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है क्योंकि शेड के थ्रू लाइट आ रही है। तो एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर जो मुझे कलर्स नज़र आ रहे हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के। आप कैप का कलर देख सकते हो और यहाँ पर मास्क का और शर्ट का, यही चीज़ मैं चेकआउट करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं बैक वाले कैमराज के ऊपर तो बैक साइड के ऊपर में मेन सेंसर मिलता है 48 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जहाँ तक बात है मेन सेंसर की क्वालिटी की तो हमें जो डिटेल मिलती है 48 मेगापिक्सल के मोड के साथ वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आप लोग पिक्चर्स को थोड़ा बहुत क्रॉप भी करते हो तो जो डिटेल है वो मौजूद रहती है। अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल क्वालिटी की नॉर्मल सेंसर की 48 के विदाउट, तो वहाँ पर भी जो कलर्स की रिप्रोडक्शन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, मतलब कि इस प्राइस रेंज के अंदर हम लोगों को कैमरा बैक साइड के ऊपर जो मेन सेंसर वो भी डिसअपॉइंट नहीं करता। अब जो प्राइस का फैक्टर है ये लाजमी तौर पर हमें अपने माइंड के अंदर रखना होता है क्योंकि हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंगली ही चीज़ को जज कर रहे होते हैं। अगर बात की जाए अल्ट्रा वाइड सेंसर की तो अल्ट्रा वाइड सेंसर भी काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा होता है। थोड़ा बहुत हमें कलर जो स्विच है वो देखने को मिलता है जब हम लोग नॉर्मल कैमरा से अल्ट्रा वाइड के ऊपर जाते हैं, लेकिन इतना कोई ज़्यादा वाज़ेह डिफरेंस नहीं होता। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा होता है और जो डायनामिक रेंज होती है पिक्चर्स के अंदर वो भी काफ़ी मिल जाती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी इसके अंदर। और जहाँ तक बात है डेप्थ सेंसर की और मैक्रो कैमरा की तो उनके भी आप लोगों के साथ में यहाँ पर सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अच्छी थोड़ी सी टेक्निक के साथ, थोड़ी सी अच्छी लाइट के अंदर इन दो कैमरास के साथ भी जो पिक्चर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी के अंदर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर में नाइट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। नाइट मोड को भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह डिटेल के अंदर टेस्ट किया। जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना हमारी नाइट की, उसके अंदर इसका नाइट मोड काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी जो स्ट्रगलिंग सिचुएशन होती है उसके अंदर वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल यूज़ को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो नाइट मोड की पिक्चर क्वालिटी मिलेगी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात करें वीडियो की क्वालिटी की तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को 4K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगेन इस प्राइस रेंज के अंदर भाई जो 4K का ऑप्शन है मुझे आई थिंक के याद नहीं है कौन सा स्मार्टफोन में प्रोवाइड करता है। जो हमें डिटेल मिलती है वीडियोज़ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और जो वीडियोज़ होती हैं वो काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज भी होती हैं। जो कलर्स की रिप्रोडक्शन होती है और जो कैप्चरिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसकी टॉप के ऊपर हमें ओलेड डिस्प्ले मिल रहा होता है। तो जो वीडियो के अंदर कलर्स होते हैं जो कि आप लोगों ने खुद भी कैप्चर की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपअप हो रहे होते हैं। बात करें स्लो मोशन की तो आप लोग इसके बैक कैमरा से 960 FPS के ऊपर स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर इसके कैमराज की क्वालिटी को थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँ, इन शॉर्ट आप लोगों को बताऊँ तो अच्छी लाइट के अंदर जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की। आप लोगों को इस रेंज के अंदर इसके कैमराज बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और इसके कैमरा के UI के अंदर हमें जो वैल्यू एडेड फीचर्स मिलते हैं वो भी आप लोग काफ़ी हद तक एंजॉय कर सकते हो। बात करें इसकी बैटरी की जो कि अगेन इसका मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट वो है कि इसके अंदर में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, प्लस जो हमें इसके बॉक्स के अंदर 33 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। जहाँ तक बात है बैटरी के यूजेज टाइम की तो यार मेरा जो पर्सनल यूज़ है जितने दिनों से मैं स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी यूजिंग की हैबिट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं 2 दिन ईजिली निकाल सकता हूँ। ये चीज़ टोटली तौर पर हर बंदे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि वो फ़ोन को कितना यूज़ करता है, कौन सी चीज़ को यूज़ करता है। मैंने इसके अंदर PUBG को भी आई थिंक 2+ आवर्स के लिए खेला था, उसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह को यूज़ किया था, तो 2 दिन जो थे मेरे वो इजीली निकल गए थे। आप लोगों को जो बैटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और जो 33 वाट का चार्जर 5000 mAh की बैटरी को काफ़ी ज़्यादा जल्दी चार्ज कर देता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की तो इसके अंदर हमें जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है भाई वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और एक्यूरेटली काम कर रहा होता है। फ्रंट के ऊपर हमें फेस अनलॉक ऑप्शन भी मिल जाता है, उसके अंदर भी किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है, उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यही थी वो सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करनी थी। एक चीज़ जो कि यहाँ पर मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि इसके MIUI के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, तो अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर की अपडेट मिलती है आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। होप्स हो के जो इश्यूज़ हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल पैकेज को कंबाइन करते हैं, मैं अगर बात करता हूँ मेरे सबसे फेवरेट फीचर की तो भाई इसका जो डिस्प्ले है इस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता कि और भी कोई कंपनी में प्रोवाइड कर रही है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा जो नया प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला, मतलब कि मुझे
पहले नहीं पता था कि ये किस किस्म का होगा, क्योंकि पहली दफ़ा फ़ोन के अंदर आया। तो इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली ये वाला जो प्रोसेसर है उसको लेके आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल बैलेंस ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। कैमराज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी डिसेंट हैं। तो अगर आप लोग स्मार्टफोन को कंसिडर करना चाह रहे हो, डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो इसके अलावा आप लोग अगर मार्केट को भी थोड़ा बहुत देखोगे तो आप लोगों को अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा इस स्मार्टफोन के रिलेटेड। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो, आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। Redmi Note 10 के रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।